हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था, तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपने ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में, केम छो, मजामा? हाँ जी, कैसा रहा आप लोगों का कल का सेशन? जल्दी से जल्दी स्टूडेंट बताइए कि कल का सेशन कैसा रहा। जो कल हमने पूर्ण स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, क्या आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कोई जो कुछ समझ में ना आया हो? हाँ जी, कोई दिक्कत, समस्या? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। होप सो आप लोगों के जितने भी पहले सेशंस करवाए गए हैं आप लोगों ने उन्हें देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम मिडावल इंडिया का एक पार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हर जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस मांगता है, हर जो टॉपिक है उसकी आपको प्रैक्टिस रिवीजन करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बाबर और हुमायूं और अकबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। होप सो आप सभी को वो क्वेश्चन आते होंगे, बस हमें सिर्फ एक रिवीजन करनी है। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना वो क्या करता है कि हर चीज़ के लिए रिवीजन करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जो दिमाग में है वो धुंधली होती जाती हैं, तो जो है वो हमें आज टॉपिक जो है दोबारा रिवाइज करेंगे। तो चलिए छोटा छोटा क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन थे, क्या रहा, क्या कॉन्सेप्ट रहा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा था? हालांकि आप सभी को पता है कि मुझे पता है कि अकबरनामा किसने लिखा है, सभी, लेकिन हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अकबरनामा किसने लिखा था। हाँ जी, किसने लिखा था? अकबर, अबुल फजल फैजी और हुमायूं। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए अकबरनामा किसने लिखा था? ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। बताइए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, मुझे पता था आप लोगों को इसका आंसर आता है अबुल फजल। देखिए स्टूडेंट, अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। ध्यान से सुनना इस चीज को। अबुल फजल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। इस अकबरनामा के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें अकबर, क्योंकि अकबरनामा है तो नॉर्मल सी बात है अकबर के बारे में बताया गया होगा, तो अकबर का जो शुरुआती जीवन था, अकबर का जो बचपन है, राजा बनने की पहले की कहानी,
अकबर जब सुल्तान बना था, बादशाह बना था, उससे पहले की जो कहानी है वो अकबरनामा के फर्स्ट पार्ट में दी गई है। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो अकबर जब क्या बना था, राजा बना था, बादशाह बना था, तो उस टाइम की सारी जो कहानी है कि राजा कैसे बना, किस तरह से उसने शासन किया, क्या क्या नए काम किए, तो वो सारा कुछ जो है वो सेकंड पार्ट में दिया गया। क्लियर, बात समझ में आई। अब अबुल फजल ने सोचा कि अकबर के बारे में तो मैंने सारा कुछ बता दिया, तो मेरे बारे में भी तो थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहिए। तो अबुल फजल ने क्या किया, तीसरा पार्ट लिखा। इस तीसरे पार्ट के अंदर अपने बारे में, खुद के बारे, अपने सेल्फ के बारे में और अकबर के बारे में, अकबर के कैरेक्टर के बारे में क्या दी, इंफॉर्मेशन दी। क्या दी, इंफॉर्मेशन दी। इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया, इस पार्ट को एक अलग पार्ट मान लिया। किससे, अकबरनामा से क्या कर दिया, अलग कर दिया और उसको एक अलग कृति मान लिया, अलग रचना मान लिया गया, जिसका नाम क्या रखा, आईने अकबरी। क्या रखा, आईने अकबरी। क्या नाम रखा, आईने अकबरी। तो अबुल फजल की दो कृति हैं, दो रचनाएं हैं, एक नाम है अकबरनामा और दूसरी है आईने अकबरी। हालांकि ये अकबरनामा का पार्ट ही था, लेकिन जब इतिहासकारों ने देखा कि भाई ये बहुत अच्छी रचना है, इसमें काफी कुछ जानने को मिलता है, तो क्यों ना इसको अलग से बना दिया जाए, इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया, आईने अकबरी। क्या दिया गया, आईने अकबरी। तो क्वेश्चन आएगा, आईने अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसका पार्ट है, अकबरनामा का। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। हालांकि सभी को पता है कि अकबरनामा किसकी रचना है, अबुल फजल की, नो डाउट, लेकिन आपको ये चीजें समझनी है कि अकबरनामा से ही क्या निकली है, आईने अकबरी निकली है। क्लियर, बात समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अकबर के 9 रत्न थे, आप सभी को पता है अकबर के 9 हीरे थे। उन 9 रत्नों में से एक कौन था, अबुल फजल था। कौन था, अबुल फजल था। इस अबुल फजल को किसकी, अबुल फजल जो था वो अकबर का एक खास बंदा था, वो कहते ना हमराज। इसने अकबर के हर राज के बारे में पता था, लेकिन जहांगीर जो था उसने अबुल फजल की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। आप सभी को पता है, हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया। जहांगीर जिसे हम सलीम कहते हैं, एक बार अबुल फजल जो है जहांगीर को समझाने कुछ गया था, जहांगीर को लगा कि ये मुझे मारने आया है, तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को क्या कहा कि जैसे ही अबुल फजल दरबार में आया उसको क्या कर देना, मार देना। तो अबुल फजल को मरवाया किसने था, जहांगीर सलीम ने, और मारा किसने था, वीर सिंह बुंदेला ने। क्लियर, बात समझ में आई। अबुल फजल जिसने दीन इलाही का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेनोरिया तैयार किया था, ये वही अबुल फजल है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। क्वेश्चन आएगा, दीन इलाही का सेनोरिया, दीन इलाही का स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था, तो वो किसने तैयार किया था, अबुल फजल ने। क्लियर, बात समझ में आई। इसके अलावा अकबर आपको पता ही है मुगल बादशाह है, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं थी। फैजी जो है वो अबुल फजल का क्या है, भाई है। फैजी जो है वो अबुल फजल का क्या है, भाई है। फैजी भी एक क्या है, पोएट है, एक कवि है। क्लियर, बात समझ में आई। इसके अलावा हुमायूं आपको पता ही है, बाबर का बेटा है, अकबर का फादर है। हुमायूं जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु भी कैसे हुई, लड़खड़ा के हुई। क्यों, क्योंकि वो क्या, सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। क्लियर, बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की कृति है और आईने अकबरी जो है वो भी अबुल फजल की ही कृति है, रचना है, लेकिन आईने अकबरी अकबरनामा का एक पार्ट हुआ करती थी। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जिसकी हत्या किसने की थी, जहांगीर ने करवाई थी। किसको कह के, वीर सिंह बुंदेला को कह के। क्लियर, बात समझ में। आगे बढ़े तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द बैटल ऑफ द खानवा वाज फॉट बिटवीन। हालांकि आज के क्वेश्चन मुझे पता है इजी हैं, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि देखो स्टूडेंट इजी तब आपको लगते हैं क्योंकि जब आपको आता है। उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये टफ ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ईजी है जिन्होंने ये टॉपिक किए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, आपको ये बताना। हालांकि सभी को पता है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा हुआ था, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और जय
जयसिंह बाबर और राणा सांगा बाबर और मेदिनी राय। हाँ जी स्टूडेंट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। आप सभी को पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था कब? 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। फिर बाद में बाबर और जयसिंह, ये तो कोई था ही नहीं, जयसिंह तो बाबर के टाइम पे था ही नहीं, बात ही खत्म होगी, क्योंकि जयसिंह जो था वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में था, तो ये तो बात ही खत्म होगी। अगर हम बात करते हैं बाबर और मेदिनी राय की, तो आप सभी को पता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में कब युद्ध हुआ था? 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। क्लियर? बचा क्या? बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप सभी को पता है बाबर और राणा सांगा के बीच में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था कब? 1527 में। कब? 1527 में। क्लियर? बात समझ में आई? कब हुआ था? 1527 में। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट आप लोगों को वो ट्रिक याद ही होगा, 26 में खाना खाया, आप सभी को याद है कि 26 में क्या? पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में क्या किया? खाना खाया, 28 में क्या किया? चला गया, 28 में कहाँ गया? चला गया, 29 में घर पहुंचा, 29 में क्या पहुंचा? घर पहुंचा, और 30 में क्या हो गया? जय माता दी मतलब कि मर गया। जय माता दी मतलब कि मर गया। तो देखिए 26 में पानी पिया मतलब कि पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया मतलब कि खानवा का युद्ध, 28 में चला गया मतलब चंदेरी का युद्ध, और 29 में घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध। और 30 में क्या हो गया? 1530 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो देखिए स्टूडेंट बाबर और ये वही राणा सांगा है जो राजपूतों की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी उस टाइम पे, लेकिन राणा सांगा ने खुद बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था कि आ और आके मार। किसको? इब्राहिम लोदी को। लेकिन इसको ये नहीं पता था, राणा सांगा को, इनको ये नहीं पता था कि ये बाबर जो है आगे जाकर इन पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पानीपत का युद्ध खत्म हुआ वैसे ही बाबर ने ये सोच लिया कि अब मैं भारत में ही रहूंगा। क्लियर? बात समझ? पहले बाबर का उद्देश्य सिर्फ भारत को लूटना था, वो सिर्फ इब्राहिम लोदी को लूटने आया था, लेकिन उसने देखा कि भारत में आपस में एक दूसरे की नहीं बनती, सब एक दूसरे से लड़ने को लगे हुए हैं, तो उसको घर चाहिए था, तो उसने सोचा कि अब मैं खुद इस भारत में रहूंगा। तो वो तभी तो कहते हैं स्टूडेंट्स, आज जो भी इतिहास हम पढ़ते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर राणा सांगा ने बाबर को ना बुलाया होता तो आज भारत में मुगल ना आते। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आई तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर आएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध था, जिस युद्ध में बाबर ने क्या जिहाद की घोषणा की थी। क्या? क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो मेरे सैनिक हैं वो अपना मोटिवेशन जो है, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो कर चुके हैं, क्योंकि उनको था कि हम राजपूतों से नहीं लड़ सकते। लेकिन बाबर ने एक ऐसा भाषण दिया, ऐसी स्पीच दी कि जो हम ये युद्ध लड़ रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और आप सभी को पता है जब धर्म के ऊपर बात आती है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और भारत में मुगल वंश की क्या की? स्थापना की। क्लियर? बात समझ में आई? इसके बाद मेदिनी राय तो फोकट में ही मारा गया। क्यों? क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, इस वजह से बाबर ने उन सभी लोगों को खत्म किया जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं नामा का लेखक कौन है भाई? हुमायूं, गुलबदन बेगम, रोशन आरा एंड अकबर। हाँ जी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है? कौन है हुमायूं नामा का लेखक? बताइए स्टूडेंट क्या रहेगा इसका आंसर? हुमायूं, गुलबदन बेगम, रोशन आरा एंड अकबर। अकबर, हुमायूं तो चलो है ही नहीं, क्योंकि हुमायूं तो बेचारा सारा युद्धों में ही बिजी रहा। आप सभी को पता है जब वो गद्दी पर बैठा तभी भी युद्ध में बिजी था, जब वो ईरान चला गया, ईरान से वापिस आया तभी भी युद्ध में, तो उसको इतना टाइम था ही नहीं, बात ही खत्म होगी। रोशन आरा जो है वो किसकी बहन है? औरंगजेब की बहन है, मतलब कि शाहजहां की क्या है? बेटी है। औरंगजेब की क्या है? बहन है। दारा शिकोह की क्या है? बहन है। अकबर आप सभी को पता है अकबर तो ऐसे ही पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर तो अनपढ़ था, आप सभी जानते हैं ना। हालांकि अकबर को पढ़ाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन वही बात है जितना मर्जी हम पढ़ाने की कोशिश कर लें, अगर आपके मन में है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो अकबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था। बात समझ में आई? हुमायूं की बहन थी जिसका
नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो बहुत ही होशियार थी, हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी। किसकी? बाबर की बेटी है, हुमायूं की क्या है? बहन है। बाबर की क्या है? बेटी है। क्वेश्चन आता है गुलबदन बेगम का बाबर से क्या रिश्ता था? तो ये क्या थी? बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था क्या नाम था? गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। क्या लिखा था? हुमायूं नामा। और स्टूडेंट देखिए, हुमायूं नामा जो है मुगल काल में किसी महिला के द्वारा लिखी गई ये पहली किताब थी। मुगल काल में किसी महिला के द्वारा लिखी गई ये पहली किताब थी, क्योंकि इससे पहले हम किसी के बारे में नहीं पढ़ते कि किसी महिला ने किताब लिखी थी। लेकिन गुलबदन बेगम जो थी वो पहली महिला थी जिसने क्या लिखी थी? किताब लिखी थी, जिसका नाम क्या था? हुमायूं नामा। और इस हुमायूं नामा में उसने क्या बताया है अपने पिता बाबर के बारे में कि मेरे पिता बाबर को किसने मारा? इब्राहिम लोदी की मां ने जहर देकर मार दिया। ये बात किसमें लिखी हुई है? ये क्वेश्चन आया हुआ कि बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर देकर मारा। ये बात किसने अपनी किताब में लिखी हुई है? तो गुलबदन बेगम ने अपनी किताब हुमायूं नामा में लिखी हुई है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। इसने अपने भाई हुमायूं के नाम पर क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई। पानीपत की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई, किस चीज की शुरुआत हुई? जैसे ही पानीपत का युद्ध खत्म हुआ 1526 में, तो भारत में किस चीज की शुरुआत हुई? भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई, भारत में अफगानों के शासन की शुरुआत हुई, भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई, या भारत में राजपूत शासन की स्थापना हुई? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, क्या पानीपत के युद्ध के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तुर्की शासन की स्थापना तो आप सभी को पता है। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध, सेकंड युद्ध जो 1192 में हुआ था। किसके साथ में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसी के साथ भारत में तुर्की शासन की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। बात आप सभी को पता ही है। भारत में अफगान शासन, भारत में अफगानों की शासन, या तो लोदियों की बात कर लो या शेरशाह सूरी की बात कर लो। आप सभी को पता है लोदियों ने भी भारत पर अधिकार किया है, और लोदी क्या थे? वो भी अफगानी थे, आप सभी को पता है। या हम बात कर लेते शेरशाह सूरी की, क्योंकि शेरशाह सूरी भी क्या था? अफगानी था, जिसने हुमायूं को 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में हराया और भारत में अफगानी शासन की क्या की शुरुआत की। सेकंड अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। और हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो किसने की थी? लोदियों ने, बहलोल लोदी ने, क्योंकि लोदी जो है और जो सूरी है वो क्या है? अफगानी है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आएगा बहलोल लोदी, और सेकंड की बात करते क्वेश्चन आता है सेकंड अफगान राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? तो वो किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। क्लियर? बात समझ में आई? भारत में मुगल शासन की स्थापना बिल्कुल सही ऑनलाइन, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने भारत में हराया था, उसके बाद बाबर ने ये सोच लिया था कि अब मैं भारत में ही रहूंगा, तो भारत में मुगल वंश की क्या होगी? स्थापना होगी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ साथ ही बाबर का दिल्ली पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। क्लियर? तुर्की शासन आप सभी को पता है, तराइन का युद्ध। और अगर आप बात करते हो अफगानों की, तो अफगान लोदी भी थे और सूरी भी थे। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के बाद बाबर को शक्तिशाली लोगों से निपटने की समस्या का सामना करना पड़ा। हाँ जी, किससे सामना करना पड़ा? जैसे ही पानीपत की लड़ाई खत्म हुई, बाबर को किस बड़ी शक्ति के साथ आमना सामना करने की जरूरत थी? आप सभी देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा? 26 में पानी पिया, 26 में क्या किया? पानी पिया। 27 में क्या किया? खाना खाया। 27 में क्या किया? खाना खाया। 28 में क्या किया? 28 में क्या किया? चला गया। 28 में क्या किया? चला गया। 29 में क्या हुआ? घाघरा घर गया। और 30 में क्या हो गया? मर गया। ठीक है, तो देखो पानीपत के युद्ध के बाद 26 में पानी पिया था, मतलब पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को किस शक्तिशाली लोगों से निपटने की जरूरत पड़ी थी? अगर सीक्वेंस पूछी होती तो हम सीक्वेंस बता देते, लेकिन हमसे यहाँ पे एक ही ऑप्शन पूछा गया है। तो खानवा कौन थे? राजपूत थे। कौन थे? राजपूत थे। तो ये राजपूत ही है, ये भी राजपूत है। चंदेरी का जो राजा था मैननी राय, वो भी क्या था? राजपूत था। चंदेरी का जो राजा था मैननी राय, वो भी राजपूत था। अगर हम बात करते घाघरा के युद्ध की, तो वो क्या थे? अफगानी थे। क्या थे? अफगानी, क्योंकि महमूद लोदी था।
कौन थे? अफगानी, क्योंकि घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? महमूद लोदी था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बिहार में कौन था? महमूद लोदी। लोदी क्या? अफगानी है। तो देखिए स्टूडेंट, 26 में पानी पी लिया, मतलब पानीपत का युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद किस शक्तिशाली शक्ति से उसे सामना करने की जरूरत पड़ी? तो वो कौन थे? हाँ जी बताइए, कौन थे? राजपूत थे। अफगानी तो बाद में आते हैं ना, तो सबसे पहले आंसर क्या आएगा? राजपूत। क्या आएगा आंसर? राजपूत। उसके बाद अफगानी आएगा। अफगानियों में कौन थे? लोदी थे। बात समझ में आई? समझ में आया? तो मराठा तो चलो थे ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पीरियड में हम पढ़ते हैं, जहांगीर के टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, इससे पहले तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो ये देखिए राजपूत हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन सोचने की जरूरत है आपको। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि जो खानवा का युद्ध हुआ और जो चंदेरी का युद्ध, दोनों ही क्या थे? राजपूत थे। चलो चंदेरी को भी छोड़ दो, तो भी खानवा का युद्ध क्या थे? राजपूत थे। राणा सांगा राजपूत था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने अपना समरन तुज़ुक-ए-बाबरी अपनी मातृभाषा में लिखा। बाबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? आप सभी को पता है, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी। क्या? तुज़ुक-ए-बाबरी। तुज़ुक-ए-बाबरी ये क्या, कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी में, अरबी में, तुर्की में या संस्कृत में? हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी भाषा में लिखी थी? कौन सी भाषा में लिखी? तुज़ुक-ए-बाबरी। सभी को पता है इसका आंसर? हाँ जी बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। उसके बाद तुज़ुक-ए-बाबरी का क्या किया गया? फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबरनामा। क्या कहते हैं? बाबरनामा। किसने किया था? जे पा अब्दुल और तुर्बाती। जे पा अब्दुल और तुर्बाती। सबसे पहले किसने किया था? जैना खान ने। उसके बाद किसने किया था? पाइंदा खान ने। उसके बाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और उसके बाद किसने किया था? तुर्बाती ने। किसने किया था? तुर्बाती ने। बात समझ में आई? तो बाबर की आत्मकथा, जिसे हम तुज़ुक-ए-बाबरी बोलते हैं, उसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किसने? 4 बंदों ने किया है। एक है जैना खान, दूसरा है पाइंदा खान, तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के टाइम पीरियड में तुज़ुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था, जिसे हम बाबरनामा कहते हैं। इसी किताब से, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था, अकबर को तो पढ़ना आता नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था कि मेरे जो दादाजी हैं, क्योंकि अकबर से पहले कौन आया? हुमायूं से पहले कौन आया? बाबर। तो अकबर के दादाजी कौन थे? बाबर थे। तो अकबर को ये बात पता ही नहीं थी कि पढ़ना तो आता नहीं था, तो उसको पता ही नहीं था कि मेरे जो दादाजी हैं उनकी अंतिम इच्छा क्या थी। तो जब अब्दुल रहीम खान खाना पढ़ रहा था उस किताब को, जब ट्रांसलेट कर रहा था, तो उसने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो भाग भाग के अपने अकबर के पास गया कि जिले अला, देखो आपके दादाजी जो हैं वो कहाँ पे, उनकी इच्छा थी कि काबुल मेरा पसंदीदा शहर है, मेरा मनपसंद शहर है, मेरा फेवरेट शहर है, और जब मैं मरूँ तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। और आप सभी को पता है बाबर को कहाँ पे दफनाया गया? आगरा में। तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान को कहा कि जाके सैनिकों को जल्दी जल्दी कहो कि जाके वो मेरे जो दादाजी के जो रह गई हैं, जो आगरा में मकबरा बना हुआ है, उसको खोदें, जल्दी जल्दी करें। और जो बाकी का जो सामान बचा है, मतलब बचता तो कुछ भी नहीं, आप सभी को पता है, ठीक है, बॉडी का क्या बचता? कुछ भी नहीं बचता। तो जो भी प्रतीक थे, सिंबल थे, उन सभी को उठाया गया और कहाँ भी दफनाया गया? कहाँ पे? काबुल में दफनाया गया। इस वजह से बाबर को 2 बार दफनाया गया, एक बार आगरा में और दूसरी बार काबुल में। तो 2 बार 2 मकबरे बने हुए हैं, एक तो काबुल में और दूसरा आगरा में। क्लियर? बस हमें काबुल मान के चलना है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, तुज़ुक-ए-बाबरी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मुगल काल का पहला शासक था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम था बाबर, जिसने तुर्की भाषा में लिखी थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। हाँ जी, 27 मई को मास्टर गाइड का जो बैच है स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग मास्टर गाइड इंग्लिश में देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? आगे देखिए, मुगल किसके वंशज थे? हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मुगल किसके वंशज थे? किसके थे? मंगोलों के थे, तुर्कियों के थे, किसके थे? हाँ जी, किसके थे? बताओ भाई।
अफगान तो खत्म कर दो, क्योंकि अगर अफगानी थे तो क्या अफगानों से ही लड़ते ही आपस में लड़ते, क्या एक ही जाति अपनी जाति से लड़ेगी, नहीं ना, तो अफगान तो बात ही खत्म कर दो। ठीक है, बचा क्या, मंगोल, चंगताई तुर्की, मंगोल एंड तुर्की। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। बाबर के जो पिता थे, फादर साहब थे, उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। और इसकी जो माँ थी बाबर की, उसका नाम था कुतलुग निगार खानम, निगार खानम। इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो किसके वंशज थे, तैमूर के। और इसकी जो माँ थी कुतलुग निगार खानम, वो किसके वंशज थी, चंगेज खां की, चंगेज खां की। बात समझ में? ये जो चंगेज खां था वो क्या था, मंगोल था, और जो ये तैमूर था वो क्या था, तुर्की था। क्या था, तुर्की था। क्या था, तुर्की। तो तुर्क प्लस मंगोल, तुर्क प्लस मंगोल इक्वल टू मुगल। उमर शेख मिर्जा की शादी होगी कुतलुग निगार खानम से। इन दोनों का बेटा कौन है, बाबर। तो इन दोनों का मिक्स जो है वो कौन है, बाबर है, मुगल है। तो तुर्क प्लस मंगोल इक्वल टू क्या बन गया, मुगल बन गया, क्योंकि इसके पिता जो थे तुर्क थे, इसकी माँ जो थी मंगोल थी। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो क्या बना, मुगल बना। क्लियर, बात समझ में? तो क्या आएगा, चंगताई तुर्की, न ही मंगोल न ही तुर्की, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन गया, चंगताई तुर्की मंगोल। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, अच्छा था, इसी से ये याद रखना, ही क्वेश्चन आता है। क्लियर, आगे देखिए, बाबर किसका वंशज था, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, हालांकि ऑप्शन चेंज हो गए हैं, ऑप्शन चेंज हो गए हैं। बाबर किसका वंशज था, तैमूर का, चंगे। यहाँ पे तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, तुर्क दिए हुए और मंगोल, यहाँ पे सीधा नाम दे रखा है आगे। यहाँ पे तो सिर्फ तुर्क दिया हुआ है और मंगोल दिया हुआ है। आगे जाकर मंगोल का नाम दिया हुआ है चंगेज खां, जो मैंने आपको अभी बताया। तुर्क आगे दिया हुआ है तैमूर खां। तो अभी आपको मैं इस क्वेश्चन का जवाब देके हटी हूँ कि तैमूर की संतान कौन था, कौन था, उमर शेख मिर्जा। और चंगेज खां की संतान कौन, वंशज कौन थी, वंशज एक परिवार खानदान से बिलोंग कर रहे हैं। तो चंगेज खां की वंशज कौन थी, कुतलुग निगार खानम, जो बाबर की माँ थी, कुतलुग निगार खानम। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो क्या हुआ, बाबर हुआ। बात समझ में आई? तो तुर्क प्लस चंगेज खां, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर बाबर दे हमले दी पूर्व संध्या ते दिल्ली दा सुल्तान कौन सी। हाँ जी बताइए, दिल्ली का सुल्तान पूछा गया आपसे। दौलत खां लोधी तो कौन था, पंजाब का सूबेदार था। आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी करवाई थी कि पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होती है, खेती होती है, खेती बाड़ी होती है। और खेती से किसान जो है, किसानों की दौलत क्या है, खेती है। किसानों के देखो, इंसानों के दौलत बहुत तरह की होती है, जिसके पास जो होता है वो उसी को अपनी दौलत बना लेता है। तो किसानों के पास सबसे बड़ी दौलत क्या, उनकी खेती है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होती है, खेती होती है। तो पंजाब का सूबेदार कौन है, पंजाब का सूबेदार कौन है, दौलत खां लोधी। ठीक है जी, बात समझ में होगी। सिकंदर लोधी का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि सिकंदर लोधी तो कब का ही मर चुका है, बातें खत्म हो चुकी। महमूद लोधी जो था वो बिहार का सूबेदार था। कहाँ का, बिहार का सूबेदार था। तो बचा कौन, वैसे भी आप सभी को पता है, मुझे इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलो बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोधी, क्योंकि जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सूबेदार, दिल्ली का शासक कौन था, इब्राहिम लोधी, क्योंकि बाबर ने इसको ही किस युद्ध में हटाया है, पानीपत के युद्ध में। और युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। आज तक कोई भी शासक युद्ध के मैदान में नहीं मरा, लेकिन इब्राहिम लोधी जो है, जब युद्ध चल रहा था पानीपत का, युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, अकबर गद्दी पर कब बैठा। हाँ जी, अकबर गद्दी पर कब बैठा, अकबर गद्दी पर, बता सकता है मुझे कोई,
1526 तो चलो है ही नहीं, खत्म ही करो, क्योंकि पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 1554, 56 एंड 1560। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, अकबर गद्दी पर कब बैठा था? कब बैठा था? 1554 में तो हुमायूं आया ही नहीं। आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत से बाहर फेंक दिया था, और वो कहाँ पे चला गया था? ईरान। कहाँ पे चला गया था? ईरान। ईरान से जब वो वापस आया था तो टाइम पीरियड था 1555। आप सभी को पता है मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध हुआ था, तो वो टाइम पीरियड कितना था? 1555 था, ठीक है। तो 1554 तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म होगी, क्योंकि जब तक हुमायूं नहीं बैठा तो अकबर कहाँ से बैठ जाएगा? बात समझ में। अब आगे देखते हैं 1560 और 1556, ठीक है। 1560 तो अकबर किसके अंडर में था? बैरम खां। आप सभी को पता है 1556 से लेकर 1556 का जो टाइम पीरियड है वो बैरम खां का है। अकबर जो शासक था वो बैरम खां के अंडर में था, तो बैरम खां का जो अकबर के टाइम पीरियड में शासन रहा है वो कितना? 1556 से 1560। आप सभी को पता है 4 साल जो है अकबर ने बैरम खां के अंडर में काम किया, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, आप सभी को पता है कि हुमायूं की जो डेथ है वो 1555 में हो चुकी थी। अकबर की हुमायूं की डेथ हो चुकी थी, आई थिंक शायद 56 में हो चुकी थी, 1556 में हुई थी। हुमायूं की जो डेथ हुई थी 1556 में हुई थी, ठीक है। आपको ये बात भी पता है कि अकबर जो है हुमायूं का बेटा है। अब हुमायूं मरेगा तो गद्दी पर कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? अकबर ही बैठेगा, नॉर्मल सी बात है। तो अकबर जो है 1556 में क्या हुआ था? गद्दी पे बैठा था, क्योंकि हुमायूं जो था एक बार रात को पढ़ रहा था, किताब थी उसके हाथ में, पौड़ियों से जा रहा था, सीढ़ियों से जा रहा था, दिल्ली की लाइब्रेरी थी, जा रहा था, और कब उसका पैर सड़क गया, मतलब हिल गया, पता ही नहीं चला, और लुढ़कते 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 वो क्या हो गया? 22 किश्तों में क्या हो गया? वो मर गया। क्लियर? बात समझ में। जब ये बात पता चली हुमायूं मर चुका है, तो जल्दी जल्दी ने बैरम खान ने अकबर का क्या किया? राज्याभिषेक किया। कहाँ पे किया राज्याभिषेक? समझते हो? राज तिलक किया कहाँ पे? कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में। कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में। जब हुमायूं मरा था तो हुमायूं की डेथ की न्यूज़ को 17 दिन तक छुपा के रखा गया था। क्यों? क्योंकि डर था कि अगर हुमायूं के मरने की खबर पे, क्योंकि उस टाइम पे हुमायूं कहाँ पे था? दिल्ली में था, और अकबर कहाँ पे था? पंजाब में था। तो अगर ये खबर फैल जाती कि हुमायूं मर चुका है तो कोई भी आके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता। हालांकि हुआ भी था, हेमू ने अधिकार कर लिया था। फिर बाद में अकबर और हेमू के बीच में किसका युद्ध हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो अकबर का राज तिलक कहाँ पे हुआ था? कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में। कल्याण और गुरदासपुर पंजाब में कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 1556 में तो अकबर जो है कब बैठा था? 1556 में। लेकिन अकबर जो था उस टाइम पे बहुत छोटा था, छोटा बच्चा था। तो अकबर ने 1556 से लेकर 60 तक किसके अंडर में काम किया? बैरम खां के अंडर में काम किया था। क्लियर? बात समझ में। तो गद्दी पर कब बैठा? 1556 में। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकबर किस उम्र में गद्दी पर बैठा था? आप सभी को पता है अकबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1542 में हुआ था। आप सभी को पता है 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। सिंध में हुआ था। सिंध में राजा कौन था? अमरकोट के राजा वीरसल के घर पे हुआ था। 1542 में हुआ था, और अकबर 1556 में क्या हो गया? गद्दी पर बैठ गया। तो इस वजह से अकबर का जो पता ही आप सभी को 13-14 साल आ गया। 13-14 साल आ गया तो 13 साल मान के चलिएगा कि अकबर 13 साल गद्दी में, जब 13 साल का था तब गद्दी पर बैठा। तो क्या आएगा आंसर? 13 है। वैसे भी अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं आता तो लगा लीजिएगा आइडिया। जब 13 साल की उम्र, क्योंकि 56 में तो वो बैठ ही चुका था, तो उस टाइम पे 13 साल की उम्र थी, तो 13 साल में वो बैठ गया। ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है कि वो 14 साल का होने वाला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें 13 साल ही मान के चलना है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा। जैसे बाबर 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। आजकल 11 साल के बच्चों को तो हम क्या कह सकते हैं? 11 साल के बच्चों को क्या शासन चला लेगा? लेकिन आप देखो 11 साल के बाबर ने कितना बड़ा काम किया, भारत में मुगल वंश की स्थापना किया, और 13 साल के अकबर ने इतिहास रचा है। क्लियर? बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा 13 साल की उम्र। क्लियर? अकबर के शासन के दौरान बैरम खां की मक्का की यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? जब अकबर का शासन, आप सभी को पता है बैरम खां के अंडर में कब तक काम किया था इसने? 1560 तक। बात समझ में।
एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारे लोग बैरम खां से नफरत करते थे, ठीक है। इसमें मेन रोल था अकबर की धाई माँ जिसका नाम था महामनंगा, जिसने अकबर को पाला पोसा था, ठीक है। महामनंगा ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि भाई ये जो बैरम खां है, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे तुम्हें कुर्सी से उतारना चाहता है और खुद गद्दी पर बैठना चाहता है। ये बैरम खां सही नहीं है, ये तुम पे रोब जमाता है। वही बात है, अगर आप पत्थर पे एक बार वार करोगे, 2 बार वार करोगे, 3 बार, तीसरी बार तो लगेगा। तो अकबर को ये फील होने लगा कि बैरम खां सही नहीं है, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये कुर्सी पर बैठना चाहता है, मुझे हटाना चाहता है। तो अकबर ने क्या किया, बैरम खां को अपने दरबार से निकाल दिया, ठीक है। ऑप्शन दिया था कि आप क्या करना चाहते हो, तो अकबर बैरम खां को निकाल दिया। पहले अकबर और बैरम खां के बीच में युद्ध हुआ था, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद में जब बैरम खां हार गया था तो अकबर ने कहा कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो कहता मैं तो मक्का जाना चाहता हूँ, हज की यात्रा पे जाना चाहता हूँ। जैसे ही बैरम खां मक्का की यात्रा पे जा रहा था रास्ते में, तो ये गुजरात के रास्ते से होकर गया था। कौन से रास्ते से? गुजरात। जैसे ही गुजरात पहुंचा तो महामनंगा ने एक अफगानी को रिश्वत दी हुई थी कि जैसे ही महामनंगा यहाँ से होकर जाए, जैसे ही बैरम खां यहाँ से होकर जाए तुम उसको क्या कर देना, मार देना। तो वो कौन था? एक अफगानी था। कौन था? अफगानी था। किसने सुपारी दी हुई थी? महामनंगा ने। किसको दी हुई थी? अफगानी को। इसने बैरम खां की धोखे से, क्योंकि जंगल तो था ही, उसकी क्या कर दी, वहां पे चूरा घोंप के हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की। किसने की थी? अफगानी ने। बात समझ में आई? समझ में आया? तो अकबर ने तो की नहीं थी, क्योंकि अकबर ने तो दरबार से निकाल दिया था कि कोई बात नहीं, आप हार चुके हो तो आप क्या चाहते हो। तो वो कहते मैं हज की यात्रा पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे इतना मान नहीं रखा, तो अब मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। तो वो हज की यात्रा पे चले गए। जहांगीर का तो चलो कोई रोल ही नहीं था, अबुल फजल का भी कोई रोल नहीं था, तो कौन थे? अफगानी थे, जिसे महामनंगा कहने की सुपारी दी हुई थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी। मई 1540 में कन्नौज का युद्ध किसने लड़ा था? हाँ जी, अभी जस्ट मैं आपको ये बात बता के हटी हूँ कि शेरशाह सूरी, जिसने सेकंड अफगान राज्य की स्थापना की थी, उसने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था। पहले 1539 में कौन सा? चौसा का युद्ध। कहाँ पे? बिहार में हुआ था। और उसके बाद 1540 में कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर फेंक दिया। वो कहाँ चला गया? ईरान चला गया, और खुद भारत का क्या बन गया? बादशाह बन गया। कौन? शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने सेकंड अफगान राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी। सेकंड अफगान राज्य की क्या कर दी? स्थापना। क्योंकि पहले तो लोधियों ने की थी, लोधी भी तो अफगानी थे, तो पहला लोधी कौन आ गया? अफगानी। और दूसरे नंबर पे शेरशाह सूरी, जिन्होंने सेकंड अफगान राज्य की स्थापना की थी। और 1540 में सूरियों का क्या हो गया? भारत पे शासन हो गया, जिन्होंने 1540 से लेकर 1555 तक क्या किया? शासन किया। क्योंकि हालांकि शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी थी 45 में, लेकिन शेरशाह सूरी के बाद में भी उसके बेटे बैठे थे गद्दी पर। तो 1555 में हुमायूं वापस आया। उसने शेरशाह सूरी के पोते सिकंदर शाह सूर को हराया। किस युद्ध में? मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में। और दोबारा भारत में मुगल वंश की क्या की? स्थापना की। तो किसके बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। क्लियर? बात समझ में आई? कब? 1540 में। बाबर और शेरशाह सूरी के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका नाम था दोहरिया का युद्ध। क्या नाम था? दोहरिया का युद्ध। कब हुआ था? 1532 में। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ था, मंदसौर का युद्ध। कौन सा? मंदसौर का युद्ध। कब? 1535 में। 1535 में। क्लियर? बात समझ में आई? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में दोहरी का युद्ध हुआ। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में मंदसौर का युद्ध हुआ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? कन्नौज का युद्ध। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर बी। इस युद्ध के बाद भारत में मुगलों की सत्ता कुछ टाइम के लिए खत्म हो चुकी थी। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ जो स्टूडेंट मास्टर गाइडर की तैयारी करना चाहते हैं, जूलॉजी बॉटनी का स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बैच शुरू हो चुका है। जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का बैच भी जल्दी शुरू होने वाला है मास्टर गाइडर का। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो आज का टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, समझ में आया होगा। अपने एक्सपीरियंस जाते जाते शेयर करती जाएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग जो है आप लोगों को कितना समझा पाते हैं, कितने हमें भी आशा होती है कि स्टूडेंट हमें भी बता के जाएं। जैसे घर पे कई बार हम खाना बनाते हैं तो हम सामने वाले
से उम्मीद करते हैं कि भाई बता कि हम जब पूछते हैं कि कैसा बना है तो हमें लगता है कि हमने फॉर्मेलिटी की है। अगर सामने वाला अपने आप ही बता देता है कि खाना बड़ा टेस्टी बना है यार, आज तो बहुत मजा आया, तो हमें कितनी खुशी होती कि नहीं होती। ये चीज़ आप अपने पे लागू करके देखिए। कई बार आप कुछ भी बनाते हो, कोई भी काम करते हो, तो आप उम्मीद करते हो सामने वाले से कि आपके बारे में बताए, या तो आपने अच्छा काम किया तो भी बताए, अगर आपने सही नहीं किया तो भी बताए, ताकि आपको अपने नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट्स है आपको पता चले। तो इसी तरह से हम लोग भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, जब हम क्लास करवाते हैं तो हमें भी पता चले कि हम लोग आप लोगों को तक कितना जो हमारा मैसेज है, हमारा जो ज्ञान है वो कितना कन्वे कर पा रहे हैं, आप तो कितना पहुंचा पा रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ काय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोड्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, PS टेट क्या लिखना है, आपको PS टेट लिखना है। क्या लिखना है, PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर, बात समझ में। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर। इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।